गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में जो प्रमुख स्थलखंड है, जैसे अपन बात करते हैं कश्मीर घाटी, यानी जो कश्मीर वैली है उसकी क्या सभ्यता है, या अपन कह सकते हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, या वो कहाँ पे स्थित है। तो उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। कश्मीर का इतिहास क्या है, कश्मीर का भूगोल क्या है, यानी जो भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं कश्मीर वैली। जो कश्मीर घाटी है, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो कश्मीर घाटी है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। कौन सा है? सबसे उत्तरी राज्य है, जहां आप कहते हो कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, जिसको अपन कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, जो दो बिंदु है, जिसमें से आपको पता होना चाहिए जो इंदिरा कोल बिंदु है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। कौन सा बिंदु? इंदिरा कोल। ये ध्यान रखना, क से कोल वाला, ये आपका सबसे ऊपरी बिंदु है इंदिरा कोल, और ये दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल ऊपर है। ऊपर कहाँ? कश्मीर के पास में जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और सबसे नीचे बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ये आपके ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अब अपन बात करते हैं कश्मीर घाटी की। जो कश्मीर घाटी मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर राज्य में है, और कश्मीर की जो भाषा है वो कश्मीरी भाषा है। कौन सी भाषा है? कश्मीरी भाषा है। ये घाटी लगभग, आपको पता होना चाहिए, लगभग 135 किलोमीटर लंबी घाटी है। जो कश्मीर घाटी है 135 किलोमीटर लंबी है, तथा ये लगभग 32 किलोमीटर चौड़ी है। जैसे इस प्रकार अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर आपको चौड़ी मिलेगी ये घाटी। और इसका जो क्षेत्रफल है 15,948 किलोमीटर। कितना है? 15,948 किलोमीटर। यह जो कश्मीर घाटी है, मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जो झेलम नदी घाटी है, झेलम नदी घाटी या झेलम जो नदी है उसके बेसिन में बसा हुआ। कश्मीर घाटी कहाँ बसा हुआ है? झेलम नदी के बेसिन में बसा हुआ शहर है। तो अपन बात करते हैं, ये जो दक्षिण में ये घाटी, जो कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी से, जो दक्षिण पश्चिम है कश्मीर का, जो वो पीर पंजाल श्रेणी तथा पूर्वोत्तर में हिमालय सीमा से गिरी है। जो ये घाटी है पूर्व जो है वो हिमालय से गिरा हुआ है, और वो जो पश्चिम वाला क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम, वो पीर पंजाल श्रेणी से गिरा हुआ है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं। तथा ये घाटी गहरी व विषम बेसिन है, यानी ये जो घाटी है ये इस प्रकार से गहरी भी है, और इसकी जो विभिन्नता है, जो वहाँ की जो ऊंचावच है, वो एक विषम प्रकार के हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। क्योंकि कश्मीर घाटी की जो ऊंचाई है वो लगभग अलग अलग प्रकार से है, ऊंचावच है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये एक विषम घाटी प्रदेश कहलाता है। जैसे अपन बात की जाए, इसकी जो औसतन ऊंचाई है कश्मीर घाटी की, औसतन ऊंचाई तो वो है आपके 1600 मीटर। मीटर में पूछे तो 1600 मीटर है औसतन ऊंचाई। फिर अपन बात करते हैं, ये प्लीस्टोसिन युग, एक युग अपन नाम पढ़ते हैं, जैसे हिमालय युग का निर्माण इयोसीन काल, प्लायोसीन काल, प्लीस्टोसिन काल में हुआ। तो अपन ये इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो जो कश्मीर घाटी है इसका निर्माण अपन मान सकते हैं कि जो प्लीस्टोसिन हिमयुग आए थे, प्लीस्टोसिन काल में जब हिमयुग आए थे, उन हिमयुग के तहत इस घाटी का भी निर्माण हुआ। जैसे अपन बात करते हैं, प्लीस्टोसिन हिमयुग के दौरान यहाँ कभी एक करेवा नाम की एक झील हुआ करते थे, जिसे अपन करेवा सरोवर या करेवा झील भी कहते हैं। और जहाँ पर आजकल अपन कहते हैं कि करेवा की कृषि की जाती है, यानी करेवा यानी केसर, या अपन कह सकते हैं यानी केसर की खेती। करेवा एक तरह की वह मिट्टी का प्रकार है जिसे अपन कहते हैं। तो एक प्रकार पहले ये क्या था, प्लीस्टोसिन काल में करेवा एक प्रकार की झील थी, यहाँ पे एक झील थी, और यह झील की तलहटी थी। कौन? ये जो कश्मीर घाटी है करेवा झील की तलहटी थी। और बाद में ये झेलम नदी के द्वारा इस करेवा जो घाटी है इसको जलोढ़ों से झेलम नदी के द्वारा भर दिया गया, ये एक मैदान के रूप में कर दिया गया। और यहाँ पर झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलछट व जलोढ़ से भरी मिट्टी है। जो करेवा झील है इसके अंदर पहले ये झील हुआ करती थी प्लीस्टोसिन काल में,
फिर इसको झेलम नदी के द्वारा जलोढ़कों से ला ला कर इसको भर दिया गया, ताकि ये एक उपजाऊ मिट्टी है जले करेवा। तो अपन बात करते हैं आगे। जो कश्मीर घाटी में हिमपात के साथ साथ वर्षा और ओले भी होते हैं। अपन पढ़ते हैं इन्हें, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थान होते हैं वहां पर जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हिमपात या हिमकणों के रूप में बारिश होती है। तो जो यह कश्मीर घाटी में जो बारिश होती है वो कभी कभार हिमपात यानी बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में तथा वर्षा के साथ कभी कभी ओले भी गिरते हैं वहां पर। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं वर्षा के साथ हिमपात गिरना। कश्मीर घाटी में वाइट जो चादर लगती है, कभी आप पढ़ते हो देखते हो अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वहां पर हिमपात होते हैं। फिर अपन बात करते हैं, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊपरी बिंदु है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश आते हैं उपमहाद्वीप में, तो ये जो कश्मीर घाटी है सबसे ऊपरी क्षेत्र में आता है। और कश्मीर घाटी है जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर मुसलमान जो मुस्लिम जनजाति है वो ज़्यादा इसमें बहुसंख्यक पाई जाएगी, यानी यहाँ पर अधिक है। जैसे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र, जैसे अपन बात करते हैं ना कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी गतिविधियां हो रही है, तो वहां पर जो आतंकवाद विरोधी है, जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है कश्मीर। और वहां कश्मीर में ही आपके एक झील है वुल्लर झील और एक है डल झील। तो वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है मीठे पानी की अगर बात की जाए तो, और डल झील भी कश्मीर में ही है। दोनों ही आकर्षक है। और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, शीत ऋतु के दौरान, सर्दियों के दौरान इस झील की जो ऊपर का जो पानी है वो परत एकदम जम जाती है, यानी जो ऊपर की जो परत होती है वो एकदम जम जाती है, क्योंकि वहां पर सर्दी ज्यादा रहती है। और सर्दी के कारण जो पानी की जो ऊपरी परत है एकदम पानी ठंडा हो जाएगा और पानी हिमांक से भी नीचे चला जाएगा, पानी का तापमान, और जो ऊपर वाली परत है वो एकदम जम जाती है पानी का। फिर अपन और बात करें, गर्मियों में मौसम सुहाना, यानी गर्मियों में लोग कहते हैं ना ऊंचे स्थानों पर क्यों जाते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह भी तो जाते हैं क्योंकि ठंडा क्षेत्र है। और सर्दियों में वहां पर क्या होता है, गर्मियों में मौसम सुहावना और सर्दियों में वहां पर थोड़ा बर्फीला मौसम रहता है। यानी अभी जैसे अभी अपन बात की जाए तो वहां हिमपात हो रहा है। अभी अपन 4-5 दिन पहले के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा हिमपात वहां पर अभी भी हो रहा है। तो अपन बात करते हैं, इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मियों में मौसम ठंडा रहता है, सुहावना रहता है, और सर्दियों में बर्फीला मौसम रहता है, एकदम बढ़िया अच्छा मौसम रहता है। इसकी वजह से वहां पर अपन क्या कहते हैं, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। इस वजह से मौसम सुहाना रहता है, बर्फीला रहता है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं कश्मीर घाटी को, कश्मीर राज्य को। यहाँ पर अब ये जो कश्मीर घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं जो कश्मीर घाटी को प्रभावित करती है या प्रसिद्धि के लिए लेकर आती है, तो अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर अखरोट के लकड़ी के हस्तशिल्प का निर्माण होता है। अखरोट यानी सूखे मेवे जो अखरोट आते हैं उनके पेड़ों की जो लकड़ी होती है उनसे हस्तशिल्प के छोटे छोटे घरेलू सामान वगैरह बनाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं पेपर मेसी, यानी जो कच्चा पेपर होता है, पेपर मेसी का यहाँ पर कारखाने। लेदर की वस्तुएं, यानी चमड़ा है लेदर का, जैसे अपन बात करते हैं लेदर यानी चमड़ा, जिसके बूट वगैरह या अपन पर्स वगैरह या अपन कह सकते हैं जो आपके ये बेल्ट वगैरह आते हैं, ये सभी ये क्या लेदर के बनते हैं। केप वगैरह भी लेदर की बनती है। तो इस प्रकार फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर कालीन व पश्मीना सोल। कालीन का मतलब जो बिछाने वाली या ओढ़ने टाइप एक ऐसी सोल होती है उसको अपन कालीन कहते हैं। ये पश्मीना सोल अलग अलग प्रकार की, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर केसर की भी खेती होती है, और केसर की खेती को ही अपन संस्कृत में जाफरान की खेती कहते हैं। जाफरान शब्द कहाँ से आया, केसर से आया, ये ध्यान रखना। केसर ही आपका संस्कृत में क्या है, जाफरान शब्द है, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको पता है। फिर क्रिकेट के बैट, यानी जो बल्ले होते हैं क्रिकेट के, जो बैट जो अच्छी इमारती लकड़ी और हल्की लकड़ी के होते हैं, तो वहां पर कश्मीर में इस प्रकार की लकड़ी पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। सूखे मेवे जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है। फिर अपन बात करते हैं सेव, जैसे शिमला, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में सेव सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ठंडा मौसम है और सेव के लिए जो अनुकूल जलवायु रहती है। फिर चिनार के पेड़ों, ये चिनार के पेड़ आज तक किस प्रकार से होते हैं मैंने भी नहीं देखे, लेकिन चिनार के जो पेड़ होते हैं उनके लिए कश्मीर एकदम प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो चाय होती है, देसी चाय,
जिसको अपन कहवा कहते हैं, वो भी कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध चाय है। इसलिए इन सभी वस्तुओं के लिए कश्मीर क्या है, जाना पहचाना लगता है, या कश्मीर जो प्रसिद्ध हो रखा है इन सभी वस्तुओं के लिए। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए आपके जो कश्मीर घाटी का भौगोलिक यानी भूगोल का इतिहास हो गया, यानी भौगोलिक रूप से इसका अपन ने वर्णन किया भूगोल के हिसाब से। अब अपन थोड़ा कुछ इस कश्मीर घाटी के इतिहास के बारे में जानते हैं, कौन से राजा यहाँ पर हुए थे, या उनका क्या शासनकाल था, या वर्तमान क्या स्थिति है, तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे इतिहास, प्राचीन काल में कश्मीर हिंदू तथा बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रहा था। जैसे अपन को किस प्रकार से पता चला कि जो प्राचीन काल में जो जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर राज्य है, जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रहा, क्योंकि यहाँ जो हिंदू सम्राट मौर्य राजा अशोक व कनिष्क के काल के जो अवशेष मिलते हैं, या कनिष्क के काल के जो मंदिरों के स्थापत्य कला के जो निर्माण मिलते हैं, अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि क्योंकि जो प्रथम बौद्ध शताब्दी हुई थी, तो वो बौद्ध शताब्दी यहाँ पर कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में। तो इससे पता चलता है यहाँ कश्मीर में कनिष्क का भी राज्य था। यह अपन कह सकते हैं जो एक आती है कलहण की रास तरंगिणी, एक लेखक है कलहण, उसकी रास तरंगिणी में कनिष्क का व जम्मू कश्मीर का संबंध का वर्णन बताया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास बताया गया है। तो वहां से भी अपन को पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध और अशोक और जो कनिष्क जैसे महान राजा हुए थे, उनका भी वर्णन जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। फिर अपन बात करते हैं कश्मीर का इतिहास कलहण की, देखो मैंने कहा कलहण की रास तरंगिणी, यानी कश्मीर के इतिहास को अगर आपको पढ़ना है तो कलहण की रास तरंगिणी को आपको पढ़ना पड़ेगा। कलहण की रास तरंगिणी में मिलता है प्राचीन काल में हिंदू आर्य राजाओं का राज था। यहाँ पर प्राचीन काल में हिंदू राजाओं का राज था, हिंदू जो आर्य राजा थे उनका वह राज था यहाँ कश्मीर में। जैसे अपन बात करते हैं कश्मीर सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी जो कश्मीर जो सभ्यता है वो प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, लगभग 6000 ईसा पूर्व की जो सभ्यता है कश्मीर की। फिर अपन बात करते हैं मध्य युग में यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं का अधिकार हुआ करता था। जैसे मध्य युग के समय यहाँ पर जो मुस्लिम जाति के जो शासक वगैरह हुए थे मुस्लिम, उनका यहाँ पर एक अधिकार क्षेत्र था, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था मुसलमानों ने। फिर अपन बात करते हैं कि जो कश्मीरी हिंदू होते हैं उनको अपन कश्मीरी पंडित कहते हैं, जो ब्राह्मण जाति के होते हैं। कश्मीरी जो हिंदू होते हैं ना उनको अपन क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित। क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित। और कश्मीरी पंडित ब्राह्मण होते थे। फिर अपन बात की जाए आजाद हिंदुस्तान से पहले, आजाद हिंदुस्तान यानी जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले की बात है, वहां पर आर्य राजा, या अपन कह सकते हैं वहां पर कश्मीर में एक कश्मीर खुद एक अलग रियासत के रूप में था, क्योंकि कुछ रियासतें हैदराबाद है, कश्मीर है, जैसे जोधपुर है, ये कुछ रियासतें ऐसी थी जो आज़ाद हिंदुस्तान से पहले 1947 से पहले ये अपना एक अलग प्रभुत्व रखती थी और ये एक स्वतंत्र रहना चाहती थी। ये न भारत में मिलना चाहती थी न पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। लेकिन फिर इनके ऊपर जब दबाव आया, राजनीतिक दबाव या अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार का जैसे दबाव आया, तो इन्होंने फिर विलय होना मजबूरन इनको विलय करना पड़ा भारत में के अंदर। किसी राजाओं ने अन्य कारणों के द्वारा, किसी को सेना के दबाव के द्वारा, किसी को राजनीतिक दबाव के द्वारा इनको मिलाया गया भारत में। तो जैसे अपन बात करते हैं कश्मीर हिंदुओं, आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत था। कश्मीर पर डोगरा राजपूत, यानी वहां पर एक अपन कहते हैं डोगरा राजपूत, यानी एक वंश था डोगरा वंश। वहां के राजपूत राजा हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह का शासन था। तब वहां पर पाकिस्तानियों के द्वारा, यानी पाकिस्तान के घुसपैठियों के द्वारा वहां पर इस कश्मीर राज्य को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो वहां पर चक्रव्यूह रच रहे थे, तब यहाँ के राजा हरि सिंह को पता चला कि अब हमारे हाथ से सत्ता निकलने वाली है। तब राजा हरि सिंह ने क्या किया कि जो अपने जो कश्मीर राज्य की जो अपनी जो बागडोर है वो भारत सरकार को सौंप दी कि अब आप इसको बचाओ। तो भारत सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर राज्य को पाकिस्तान से छुड़ाकर भारत के अंदर इसको मिलाया गया था। किसके अंदर, भारत के अंदर मिलाया गया था, क्योंकि ये जो हरि सिंह राजा है
अपने जो राजपूत वंश था, डोगरा राजपूत वंश, इसको बचाने के लिए इसने भारत में शामिल होना उचित समझा और भारत को अपनी बागडोर सौंपी। और फिर भारत की सेना ने वहां पर जाकर कश्मीर के जो घुसपैठिए थे उनको बाहर खदेड़ा और फिर भारत के कब्जे में लिया था कश्मीर राज्य को। इसको बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने पाक से बचाने के लिए भारत के साथ मिल गए थे। भारत पाक के विवाद से एलओसी का निर्माण हुआ, एलओसी का जन्म हुआ। जो भारत पाक के बीच में जो एलओसी सीमा रेखा है, ये लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको फिर एक सीमा के रूप में, काल्पनिक रेखा के रूप में माना गया। और भारत और पाकिस्तान जब विवादित देश हो गए जब, तो उनके मध्य एक लाइन खींची गई। ये विवाद किसके कारण हुआ? कश्मीर के कारण हुआ कि पाकिस्तान कहते थे हमारा है राज्य और भारत कहता हमारा है, जबकि जो जम्मू कश्मीर वाले जो राजा हरि सिंह थे वो उन्होंने भारत को अपने राज्य को समर्पित किया था। तो इस प्रकार 5 जनवरी 1949 को फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने क्या किया, जो सीमा के पार जो उन्होंने सीज फायर कर दिया 5 जनवरी 1949 को, और सीज फायर करके वहां पर भारतीय सेना पर आक्रमण करके वहां के 4 जिलों को अपने अंदर मिला लिया। जैसे मीरपुर अपन पढ़ते हैं, मुजफ्फराबाद पढ़ते हैं, एक आता है बालिस्तान और एक आता है आपके हुंजा। जैसे अपन इसमें पढ़ते हैं मीरपुर आ गया, एक आ गया मुजफ्फराबाद आ गया, एक बालिस्तान आ गया और एक है गिलगित क्षेत्र या हुंजा क्षेत्र। इन 4 राज्यों को, इन 4 जिलों को क्या कर दिया पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले लिया, जिसको अपन अभी क्या कहते हैं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। अपन क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? POK। तो इस प्रकार ये जो पाकिस्तान है, इन्होंने अपने अंडर में 4 भारतीय राज्यों को ले लिया, जिलों को ले लिया जो जम्मू कश्मीर से लगते थे। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित लाइन है इसके ऊपर बार बार उल्लंघन हो रहा है। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर राज्य की जो 370 की धारा थी और 35A की धारा को वहां से निरस्त कर दिया गया, और वहां पर जो राज्य था एक विशेष राज्य का दर्जा, अब उसे विशेष राज्य के दर्जे से मुक्त कर दिया गया। और वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और एक कश्मीर के रूप में इन्होंने, लेह के रूप में इन्होंने अलग अलग कर दिया। एक हो गया कश्मीर और एक हो गया आपके लेह हो गए, यानी 2। अब अपन भारत के रूप में अगर वर्तमान की बात की जाए तो दमन और दीव व नागर और दादर हवेली को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अगर भारत के पहले 29 राज्य और आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जब आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो यहां पर क्या किया, एक राज्य को तोड़ दिया, तो यहां 28 हो गए। फिर यहां पर इस एक राज्य को तोड़कर क्या कर दिया था, 2 बना दिए थे यहां पर संघ शासित प्रदेश, यानी अपन केंद्र शासित प्रदेश। इससे 9 हो गए थे। क्या हो गए? 9। फिर इन 9 में से जो एक था गुजरात के तट पर और बंबई के तट पर, दमन दीव और नागर और दादर हवेली को इनको वापस मिला दिया गया। और फिर यहां पर वापस संख्या हो गई कितनी? 8। तो अब आपको पूछे कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये ध्यान रखना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि वर्तमान में अभी करंट में इनको वापस दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कश्मीर की जो संस्कृति किस प्रकार की है, कश्मीर की भाषा या कश्मीर का भौगोलिक स्वरूप और कश्मीर का इतिहास। थैंक यू।